वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। तो ये जो पिछला टॉपिक था उसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आपको इंडियन पॉलिटी की क्लास देखने को मिलेगी जो कि अभी कंटिन्यू हो रही है। और इसके साथ साथ एक दो सब्जेक्ट और कंप्लीट हो चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में क्लासेस देख सकते हैं। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास में आ रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं और फिर रिवीजन भी हो सके। तो इंडियन पॉलिटी जब पूरी कंप्लीट होगी तो एक बार सारे आर्टिकल्स का मैं एक वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं इनकी PDF प्राप्त करना, अदर कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर्स दिए गए हैं, आप इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी अपना कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ज़रिए से। और आपको पता है इन सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो करंट अफेयर भी बेहतर ढंग से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं तो SES के द्वारा जो करंट अफेयर पढ़ाया जाता है उससे बाहर कोई भी करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप बेस्ट टेस्ट सीरीज़ पाते हैं, डेली प्रैक्टिस करने को पाते हैं, PDF नोट्स मिलेंगी। पेड ग्रुप के लिए अलग से वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो समझने में, कोर्स को समझने में हेल्पफुल रहने वाली हैं। और बाकी आप देख सकते हैं सेक्शनल टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं। तो इतने सारे आप टेस्ट कर पाते हो कि आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सको। इसके अलावा इस चैनल पर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें रात में 9 बजे प्रैक्टिस कर सकते हो आप मेरे साथ। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हो रहे हैं, टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। हर सब्जेक्ट के टॉप 500 1000 क्वेश्चन में करा रही हूँ। ये कंप्लीट होके हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करने लगेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के कानूनी रूप मिलने के बहुत पहले से ही कई राज्यों ने अपने राज्य में लोकायुक्त नियुक्त कर रखे थे। सर्वप्रथम जो लोकायुक्त है इसका गठन 1971 में हुआ था महाराष्ट्र में। यद्यपि उड़ीसा में यह अधिनियम 1970 में पारित हुआ परंतु इसे लागू कब किया गया तो 1983 में। 1971 में महाराष्ट्र में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था। भारत के कई राज्यों ने लोकायुक्त की स्थापना की, जैसे कि बिहार में 1973 में, यूपी में 1975 में, MP ने 1981 में, आंध्र प्रदेश 1983, कर्नाटक 1985, असम 1986, गुजरात में भी 1986 में, पंजाब 1995, दिल्ली और हरियाणा में 1996 में। वर्ष 2013 तक 21 राज्यों तथा एक केंद्र शासित क्षेत्र जो है दिल्ली, इसने अपने यहाँ लोकायुक्त संस्था की स्थापना की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अनिवार्यतः उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश ही होना चाहिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु होता है। मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन कितना होता है तो 2.5 लाख रुपए तय किया गया है, जबकि जो सूचना आयुक्तों का वेतन है वो 2,25,000 निर्धारित तय किया गया है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1989 में मंडल आयोग का गठन किया गया। तो मंडल आयोग का कार्य क्या था? सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं इनकी पहचान करने के लिए गठन किया गया था मंडल आयोग का। संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको याद ये रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा किन की नियुक्ति होती है, राज्यपाल के द्वारा किन की नियुक्ति होती है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का जो प्राधिकार है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास सुरक्षित होता है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय पर जो व्यय है वो भारत की संचित निधि पर होता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोगों के व्यय संबंधित राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। अधिकांश राज्यों में जो लोकायुक्त हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर
65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो निर्धारित की गई है, लेकिन ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, इनको फिर से नहीं नियुक्त किया जा सकता। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां ये 1969 में पारित भी हुआ था, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा के विघटित होने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया था। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, इसमें कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की जो भागीदारी इसकी अनुशंसा की गई है। लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को संसदीय कार्य मंत्री वी नारायण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात इसे संसद की कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि और न्याय कर स्थायी समिति के पास भेजा गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर माना गया। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की जो पद धारण अवधि है वो वर्तमान में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की पद धारण की अवधि उसके पद धारण की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम आता है 2012 में, जिसके द्वारा इसकी पद धारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। वर्ष 2011 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड है। नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल का जो मसौदा है या आलेख तैयार करने वाली समिति में 5 सदस्य थे। इसमें अन्ना हजारे थे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, एन संतोष हेगड़े और प्रशांत भूषण। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी, जबकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में निर्मित हुआ और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुई थी। भारतीय प्रशासनिक अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS इसको समाप्त करने की सिफारिश बहुत बार पूछा गया है कि किसने की थी, तो ये सिफारिश की थी राजमन्नार आयोग ने। राजमन्नार आयोग का जो गठन है वो 1969 में हुआ था। तमिलनाडु की DMK सरकार द्वारा इसका जो गठन है किया गया था। राजमन्नार आयोग की प्रमुख सिफारिशें देख लीजिए। तो पहली सिफारिश थी योजना आयोग को एक सांविधिक निकाय बनाना चाहिए। सेकंड था राज्यपाल की नियुक्ति राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर हो। थर्ड था राज्यपाल की केवल एक बार नियुक्ति हो अन्य कार्यकाल के लिए, और एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो, और वित्त आयोग एक स्थायी निकाय बने। और छठा था कि राज्यों की अवशेषी शक्तियां प्रदान की जाएं। अर्थात इसमें आप समझिए कि योजना आयोग एक सांविधिक निकाय बन जाना चाहिए। अब जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करने के लिए इन्होंने सिफारिश दी थी। राज्यपाल केवल एक ही बार नियुक्त होना चाहिए, ये बताया। एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो, वित्त आयोग को स्थायी निकाय बना दिया जाए, और जो अवशेषी शक्तियां हैं जो केंद्र के पास हैं वो बताया गया कि राज्यों को दे दी जाए। ये राजमन्नार आयोग की सिफारिश थी। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इनका उन्मूलन मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता, जबकि पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा तीसरी पीढ़ी में एकजुटता का अधिकार तथा समूह में शामिल होने के अधिकारों आदि का उल्लेख है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था, और इसके अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा। केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को अथवा पर्यावरण से संबंधित संस्थानों के प्रशासन के ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को अध्यक्ष नामित किया जाएगा। 1976 में कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसे तत्समय संविधान संशोधन समिति के नाम से जाना गया। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का कारण है भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता, जबकि धार्मिक कारण इसमें शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 क्लॉज 1 के अनुसार संघ आयोग या संयुक्त आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो आयोग होता है संयुक्त आयोग, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1926 ईस्वी में स्थापित किया गया, और उस समय इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे। 1935 के अधिनियम के द्वारा इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया था। श्रीमती रोज एम मैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं, जो वर्ष 1992 से 1996 तक
इस पद पर रही थी। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ और इसका उद्देश्य मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्यों तथा 4 मानद सदस्यों से होता है। भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 6 क्लॉज 1 के अनुसार अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक, हालिया जो संशोधन हुआ उसके बाद, अथवा 70 वर्ष की आयु में से जो भी पहले आ जाए, प्राप्त कर लेने पर तब तक अपना पद धारण करेगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है और इसके अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश रह चुका हो। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। धारा 2M में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार आईपीसी की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे। तो ये हो गए आज के फैक्ट्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। इसमें मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, लोकपाल के बारे में या राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं, इससे संबंधित तथ्य थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए। ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं, आप इनसे समझ पा रहे हैं या नहीं, जैसा भी आपका सुझाव है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, अभी भी आपके पास ठीक ठाक समय है। यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम होने वाला है, नज़दीक आ चुका है और आरओ एग्ज़ाम के लिए भी अभी समय है। तो आप अभी भी बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप में, आप परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप जो नंबर्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।